बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और इसमें वेव्स से रिलेटेड सारी बातें देखेंगे और ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, इसमें वेव्स और प्रोपोगेशन देखेंगे, मोशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, फार्मूला ड्राइव करेंगे, ये फार्मूला देखेंगे स्पीड का। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस देखेंगे, फिर इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस बीट्स वगैरह देखेंगे और स्टेशनरी वेव में फिर इनके डिफरेंट पॉइंट में स्टडी करेंगे और एंड पे फिर डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा और साथ डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो ये आज मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं लिख कर पॉइंट्स अपलोड कर लेता हूँ चैप्टर के, तो स्टूडेंट्स को खुद समझ नहीं आ रही होती कि हम खुद कैसे बुक से पढ़ें। तो बुक से आप पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक इसलिए मैंने ये सामने रख लिया है और मैंने कहा था एफएससी की बुक को ज़रूर स्टडी करें। आप देखें कैसे मैं ये एक लेक्चर में ये आपको पूरा चैप्टर इधर पढ़ के दिखाऊंगा। क्योंकि आप टीचर्स हैं या आप मास्टर किया हुआ है आपने, तो आपने एफएससी एक दफ़ा पढ़ी हुई है, ठीक है, या पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए ये बातें इंपॉर्टेंट हैं कैसे आपने करना है। अब आ जाएँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेव की डेफिनेशन है, इधर लिखा हुआ है वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर आगे इसमें एग्जांपल दी हुई है, रिपल्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, फिर हम तक पहुंचती है ईयर तक जो साउंड वेव आती है, ठीक है, वो एनर्जी लेकर आ रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं ऐसी वेव जो प्रोपोगेट होती है ओसिलेटिंग मटेरियल पार्टिकल की वजह से, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो ओसिलेट होती है या प्रोपोगेट होती है ड्यू टू ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, फिर मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है स्ट्रिंग में जो वेव आती है, वाटर वेव्स है, एयर वेव्स है, ये मैकेनिकल वेव्स हैं जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, ये क्या है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे सनलाइट है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और इसमें आ जाएँ, जैसे हमने देखा हुआ है कि अगर हम न्यूज़पेपर या कोई भी इमेज देखें, उस इमेज को अगर क्लोज करते जाएँ तो एंड पे पिक्सल डॉट से दिखाई देंगे। अगर जूम किया ना बहुत ज़्यादा डॉट्स, अगर वापस ले जाएँ उसको तो दोबारा पिक्चर पूरी दिखाई देगी। तो इसका मतलब पिक्चर डॉट्स का यानी पिक्सल का कम्बिनेशन है। इसी तरह हम कहते हैं वेव जो होती है ना, वेव किसका कम्बिनेशन है, हम कहते हैं वेव कम्बिनेशन है ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल ओसिलेट करते हैं तो वो मिलकर कंबाइन इफेक्ट क्या बनाते हैं, वेव बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव ऑसिलेशंस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थ्रू विच द वेव इज पासिंग। और ये साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको ये मैंने बताया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करनी होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं पर्टिकुलरली यूज़फुल है अंडर सी कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें जो रेडियो वेव्स हम यूज़ करते हैं रडार सिस्टम में, वो चंद कुछ सेंटीमीटर वाटर में पास कर सकती हैं, जबकि ये जो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक, ये हाई डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, और ये कई किलोमीटर वाटर में ट्रैवल कर जाती हैं। इसलिए हम अंडर वाटर जब भी यूज़ करते हैं तो फिर कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, अल्ट्रासोनिक हम वेव्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इसमें देख लिया। फिर नेक्स्ट आ जाए वेव्स हम देख रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव, नाम से ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर जाए यानी आगे चले जाए, ट्रैवल कर जाए, इसका नाम ट्रैवलिंग वेव भी रखते हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं प्रोग्रेसिव वेव बिकॉज ऑफ दे कैरी एनर्जी अक्रॉस दी सरफेस, जो एनर्जी को आगे ले जाए, प्रोपोगेट कर जाए। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ए वेव विच ट्रांसफर एनर्जी मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव वेव में कौन कौन सी आ जाएगी, ट्रांसवर्स वेव आ जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाएंगी। अब ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये एक एग्जांपल दी हुई है। रॉप इधर हिट जर्क देगा तो ये पल्स आ रहा है, इस पल्स को हम वेव कहेंगे। ये वेव आगे की तरफ जा रही है यानी पल्स आगे जा रही है। जब हैंड से वापस आएगी, हैंड देखें पहले स्ट्रेट था अभी ऊपर हो गया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई है। फिर ये क्या करेगा, यही वेव रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो इसमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है बस। इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, अगर मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, ये है ना, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अप डाउन और वेव इधर को जा रही है। ठीक है, वेव इधर को जा रही है और पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको कहेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रही है प्रोपोगेशन के, ये प्रोपोगेशन ये वाइब्रेशन, तो परपेंडिकुलर इसको ट्रांसवर्स कहेंगे। अगर लॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेशन हो, यानी ये वाइब्रेशन हो रही है और ये प्रोपोगेशन है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। जैसे ये स्प्रिंग को वाइब्रेट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हो रही है और वेव आगे जा रही है, तो ये लॉन्ग है। और ये इसकी डेफिनेशन हम इधर मेंशन की हुई है। ठीक है, उसके बाद इसकी इधर लिखा हुआ बोथ टाइप्स ऑफ वेव कैन सेटअप इन सॉलिड्स, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, ये दोनों तरह की सॉलिड में तो सेटअप हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। लेकिन फ्लूइड के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्विकली डाई कर जाती है, मतलब क्रिएट नहीं होती। ठीक है, फ्लूइड मीन गैस हो गया या वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, ये फ्लूइड है। फ्लूइड में ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, लेकिन सॉलिड में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती हैं। ठीक है, और साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर पीरियोडिक वेव्स आ जाएंगे, जितनी बातें ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव जो ये इधर क्या है, ये मीडियम है, ये वाइब्रेट कर रहा है ना, मैस वाइब्रेट करेगा तो वेव्स आती हैं, हमें पता है वाइब्रेशन से वेव्स आती हैं। जैसे ये डायग्राम है, इधर ये वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन से क्या आ रही है, वेव आ रही है। ठीक है, तो इसके वाइब्रेशन से वेव आती जाएंगी, तो इधर जो डिस्टर्बेंस हो रही है मास की, वो डिस्टर्बेंस कैसी होगी, रेगुलर रिदमिक डिस्टर्बेंस होगी, तो इससे जो वेव आएगी उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक वेव हम नाम देंगे।
ठीक है, ये एग्जांपल भी होगी और ये आपको बता भी दिया कैसे वेव्स आती हैं। इसमें अब ये सारी बातें जनरल लिखी हुई हैं। इसमें जो बात आएगी ना वो देखना है कि ये ऊपर पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट है, और नीचे वाला ट्रफ कहलाता है। ठीक है, अब पोर्शन ऑफ वेव अबव मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट, बिलो मीन लेवल इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है इसमें दी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज़ मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होता है या ट्रफ में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। यानी इसकी बात करूँ तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है लेकिन ये मैक्सिमम है। ठीक है, जिसको एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव लेंथ, और जो डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, वेव लेंथ कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम यूँ भी कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट या कंजेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड लैम्डा वेव लेंथ। ठीक है, ये इधर मेंशन किया होगा। फिर इसमें ना हमने स्पीड का फॉर्मूला बनाना है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इधर डिस्टेंस कितना सपोज किया कि हमने कहा कि टाइम जब टाइम पीरियड की इक्वल हो तो वेवलेंथ एक होती है, तो इसका 1/t f के इक्वल होता है। तो फिर ये फार्मूला यूँ बन जाएगा v इज़ इक्वल टू 1/t, f लगा देंगे तो v इज़ इक्वल टू ft आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1/t की जगह f लगा दिया तो ये फार्मूला बन गया स्पीड का। ठीक है, अब इसमें देखें ये वेव ट्रेवल कर रही है, इसके ऊपर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, पॉइंट्स हमने बना लिए। अब ये जो पॉइंट्स बना लिए, ये जो c और c', ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक टाइम पे मूव करेंगे डाउनवर्ड, और ये जो d है और d' है ये भी सेम टाइम पे अपवर्ड मूव करेंगे सेम टाइम। जो पॉइंट सेम डायरेक्शन में एक टाइम पे मूव करेंगे उनको हम कहेंगे इन फेस, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे वो आउट ऑफ फेस होंगे। अब c और d देखें, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आउट ऑफ फेस हैं, और d और d' दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये इन फेस है। इनकी कंडीशन कैसे पता चलता है ये इन फेस आउट फेस होते हैं, तो ये बता दिया। दूसरा हम एंगल से भी बता सकते हैं, अगर इनके दरमियान एंगल कितना हो जाए, पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो, एंगल के जगह पहले डिस्टेंस बता रहा हूँ, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इसी तरह 4 5 लैम्डा चलता जाए, पॉइंट्स के अंदर ये कोई भी डिस्टेंस आ जाए तो उनको हम इन फेस कहते हैं। अगर पॉइंट्स के दरमियान λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड इसी तरह चलता रहे तो हम कहते हैं वो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होंगे। फॉर एग्जांपल एक बना के देख लेते हैं, ये देखें सी और सी के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा आ रहा है, क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं, तो ये इन फेज हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी और डी की, तो इनके दरमियान ये 1/4 वेव है, 1/4 वेव में λ/4 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ फेस हो जाएगा। यानी यूँ इसको कह लें कि यहाँ से यहाँ तक 1/4 है और यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे 1/4, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके दरमियान वेव 1/4 हाफ वेव बन रही है, जब हाफ वेव बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ये λ/2 आएगा, λ/2 आए तो आउट ऑफ फेस हो जाते हैं। और ये फार्मूला आपने याद रखना है, इधर मेंशन नहीं है। ठीक है, ये पुरानी बुक है और ये न्यू बुक में ये मेंशन है। फार्मूला ये होता है फाई इज़ इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स दिया हुआ आप फाई फाइंड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आती है। अगर एक्स को पावर डिफरेंस कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ पावर डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो पुट करें तो फाई एंगल कितना आएगा, तो पुट करें तो कितना आएगा आप इसको देख लें। इधर पुट किया तो इसकी जगह एक्स की जगह लैम्डा लगा दिया। ठीक है, एक्स की जगह हमने लैम्डा, तो लैम्डा से कैंसिल, फाई इज़ इक्वल टू 2π हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसी तरह आप कोई भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई। ऐसी पीरियोडिक वेव जो रेगुलर और रिदमिक डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस हो, वही है लॉन्गिट्यूडनल वेव को लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव हमने कह दिया, जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहेगी। और ये इसकी डायग्राम है, स्प्रिंग है, इसको बार बार हिट करते हैं यहाँ से जब तक ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यूस रिदमिक होती रहेगी। यहाँ पे कौन सी वेव आती जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव आती जाएगी। और ये नीचे ट्रांसवर्स वेव है, दोनों का कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आते हैं, ये रेयरफैक्शन है और ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और रेयरफैक्शन में प्रेशर कम हो जाता है या एक्सपेंड हो जाती हैं। और ये लॉन्गिट्यूड, ये ट्रांसवर्स नीचे, दोनों को कंपेयर किया। इधर क्रस्ट होता है तो इधर लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इधर ट्रफ होता है तो लॉन्गिट्यूड में रेयरफैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये टेबल है, ये वैल्यूज आपको पता हो। ग्लास के हिसाब से ज़्यादा है, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है 20 डिग्री पे, ये सारी वैल्यू 20 डिग्री पर दी हुई हैं। ठीक है, और फिर लिक्विड में, वाटर में इधर 2 हैं तो इनमें लिक्विड में ज़्यादा है। और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पीड हाइड्रोजन में आ रही है 1268। ठीक है, ये आपको वैल्यूज बताऊँ। स्पीड ऑफ साउंड इसकी देखनी है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √e/ρ। ई फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये रो डेंसिटी है, और ये दोनों स्पीड का फॉर्मूला बताते हैं। अगर मॉडुलस इलास्टिसिटी को बढ़ाएं तो स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट होते हैं और डेंसिटी इसके इन्वर्स होती है। तो अगर हम दोनों का फैक्टर देखें तो मोस्ट इफेक्ट किसका पड़ता है, इलास्टिसिटी का पड़ता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पड़ता है। ठीक है, इसका भी पड़ता है लेकिन कम। ठीक है, तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। हम यूँ कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कंप्रेसिबिलिटी के। कंप्रेसिबिलिटी में कंप्रेस हो जाती है। अगर मैं बात करूँ गैस की, तो गैस क्या होती है, ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं तो उसका इलास्टिक मॉडुलस क्या आ जाएगा, कम। इलास्टिक मॉडुलस कम तो स्पीड क्या होगी गैस में, कम होगी। डेंसिटी की अगर बात करें तो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो कंप्रेसर ज़्यादा होती हैं, तो जब कंप्रेसर ज़्यादा होंगी तो गैस का ज़्यादा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से वॉल्यूम कम होगा गैस का, तो डेंसिटी क्या आएगी ज़्यादा।
डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड क्या आ जाएगी, इधर कम आ जाएगी। इसको यूँ हम कहना, इसको इस तरह कहने की बजाय यूँ कह लें कि गैसेस क्या होती हैं, मोर कंप्रेसिबल हैं, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। और जब इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने से इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी ना, इन्वर्स है, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी लेस, और जब डेंसिटी लेस होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें इधर डेंसिटी की वजह से स्पीड ज़्यादा हो रही है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से स्पीड कम हो रही है, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो हम कहते हैं गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। सो देयर स्पीड इज़ स्लो, स्पीड ऑफ गैस और स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस आर स्लो, इधर लिखा हुआ बिकॉज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, साउंड ट्रेवल मोर स्लोली इन गैसेस दैन सॉलिड बिकॉज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। यहाँ दूसरी रीज़न है, और हैव स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस, गैस का इलास्टिक मॉडुलस कम होता है क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी के इन्वर्स होता है, तो गैस क्या होती हैं, ग्रेटर कंप्रेस कर सकती हैं, तो ग्रेटर कंप्रेस करेंगे तो इलास्टिक मॉडुलस गैस का कम आ जाता है, दोनों ही रीज़न है। फिर ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, न्यूटन ने स्पीड फाइंड की तो कितनी आई 332, और इसने कहा था कि क्या रहता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ यूज़ किया था, तो ये 332 आई जो कि रॉन्ग थी। फिर लैप्लास आया, उसने कहा नहीं टेम्परेचर वेरिएबल होता है, फिर इसमें गैमा इसने वैल्यू लगा दी, और गैमा वैल्यू लगाई किसमें, ये बॉयल्स लॉ में गैमा बताएगा टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसने फिर सॉल्व किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो फार्मूला ड्राइव किया तो वो ये बन गया फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का। इधर क्या बन गया, स्क्वायर रूट गैमा पी आवर डेंसिटी, ठीक है। पी और ये डेंसिटी का फार्मूला पुट किया, सॉल्व किया तो कितना आ गया, लैप्लास ने फाइंड किया 333 और न्यूटन ने फाइंड किया 280, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस था, 16% का डिफरेंस आ रहा था। ये 280 का 280 है ना, ठीक है, और ये 280 है और लैप्लास ने फाइंड की 332, लेकिन एक्चुअल कितनी है, एक्सपेरिमेंटल 332 है, तो इनमें जो फ़र्क आ रहा था वो 16% आ रहा था, ठीक है। ये MCQ उसमें भी आ जाता है, ठीक है। ये हमने देख ली इसकी इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। अब इफेक्ट देखने लगे, स्पीड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमने MCQ उसमें भी देखना है, ये फार्मूला हमने पढ़ा गैमा पी आवर, ये यूँ करने प्रेशर स्पीड का जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर प्रेशर 2 टाइम्स हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, तो दोनों 2 आएंगे तो 2 से कैंसिल आएगा, हो जाएगा, तो स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर दूसरा फैक्ट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं डेंसिटी का इफेक्ट होता है, क्या होता है डेंसिटी का इफेक्ट, V इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है गैमा पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो, गैमा पहले ही कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे ये V किसके इन्वर्स से आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का, ठीक है। ये डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है, स्पीड और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड लेस होगी, और हाइड्रोजन में स्पीड ग्रेटर होती है क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी लेस होती है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और ये आता है, ये बुक में लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन के अंदर स्पीड है वो ग्रेटर होती है ऑक्सीजन की स्पीड से, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, कितनी ज़्यादा होती है, बाय 4 टाइम्स। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की डेंसिटी लेस होती है, किससे लेस होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी से लेस होती है, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, ठीक है। 16 टाइम्स, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट जा रहे हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा, कितनी स्पीड है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो डेंसिटी लेस होगी इसकी, फिर कितनी, 16 टाइम, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हमने ये फार्मूला लगाया और ये सारा सोल्व किया, तो सोल्व करने से हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसको हमने देखना है, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया VT और V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T और T0, T किसी भी टेम्परेचर पे और ये 0 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है ये बता रहा है कि ये स्पीड क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये इसका यूनिट एब्सोल्यूट है, यानी केल्विन में होगा। और फिर एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया तो दूसरा ये बन गया स्पीड का फार्मूला, ये दोनों ही इसके फार्मूले ही हैं, ये पहला फार्मूला है और ये इसका दूसरा फार्मूला है। और यहाँ पे जो T आ रहा है ये सारा T आ रहा है, और ये T क्या है, डिग्री में है, ये T डिग्री में है और ये केल्विन में यूज़ हुआ है। और अगर इधर T1 पुट कर दें तो V0 में इतना इंक्रीमेंट आएगा, 0.61 इसमें इंक्रीमेंट आ रहा होता है। और यहाँ पे ये दी हुई है सोनिक बूम क्या होता है, जब क्या हो प्लैनेट, जब यहाँ पे कनकॉर्ड फ्लाइज फास्टर, जब क्या होता है कनकॉर्ड फ्लाइज फास्टर करता है स्पीड ऑफ साउंड से, ये जो जेट प्लान है ये जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे कोनिकल वेव्स बनती हैं, और ये जो कोनिकल वेव्स हैं ये सरफेस को स्वीप करती हैं, टच करती हैं, तो इन्हीं वेव को क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। ये आ सकता है, और ये जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं इनको शॉक, इन वेव को या साउंड वेव को हम शॉक वेव भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसमें आ जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या, अगर 2 वेव्स हों तो ये एडअप हो जाती हैं, इनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और ये इधर लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, दी सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब 2 वेव्स ऐड होती हैं। फर्ज करें ये पहली वेव है y1, इसका एम्पलीट्यूड है, दूसरी वेव है एम्पलीट्यूड y2 है, अब दोनों को सुपरपोज किया मतलब मिलाया,
तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और ये इसी तरह आ रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, या ऑटो फेज पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, f1